फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑन एनालिसिस जो सब्जेक्ट है तुम लोगों का, उसमें नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। ये थोड़ा सा पोर्शन हम लोग 12 में कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो चैप्टर हो रहा था फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसका 3 क्वेश्चन हुआ है। बाकी जो क्वेश्चंस है करीब 10 क्वेश्चंस का सेट मैंने बनाया है एक तो वो तुम लोगों को व्हाट्सएप में मैं दे दूंगा, उसको थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना। क्योंकि तुम लोगों का जो मॉडल क्वेश्चन मैंने देखा, यूनिवर्सिटी ने कुछ मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां पे तुम लोगों का फंड फ्लो स्टेटमेंट का सवाल भी दे रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए वो 10 क्वेश्चंस थोड़ा तुम लोग स्टडी कर लेना घर में। और कहीं पर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो मुझे फोन करके पूछ लेना कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो का क्या मीनिंग है। जनरली रेशियो मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ये रेशियो क्या होता है, ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जैसे कि इनकम आइटम्स या एक्सपेंडिचर आइटम्स या एसेट या लायबिलिटी आइटम्स, ये सब होते हैं वेरिएबल्स। तो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है, उसे एस्टैब्लिश करता है ये रेशियो। तो ये क्या है, रेशियो इज न्यूमेरिक रिलेशन बिटवीन 2 और मोर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहता है, इनकम रहता है एक साइड एक्सपेंडिचर रहता है, तो उसका क्या मिल जाएगा, रिलेशनशिप मिलेगा, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी होता है, वहां से एसेट और लायबिलिटी का रिलेशनशिप मिलेगा। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक प्रकार का टेक्निक है, एनालिसिस करने का टेक्निक होता है रेशियो एनालिसिस। और फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक व्याख्या होता है रेशियो फॉर्म में। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके व्याख्या किया जाता है रेशियो एनालिसिस के थ्रू। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वेरियस रेशियो एंड देयर इंटरप्रिटेशन टू हेल्प टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और ये एनालिसिस करके, ये व्याख्या करके, जैसे कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, उसका अगर अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इससे हेल्प होता है टॉप मैनेजमेंट लेवल को। मैनेजमेंट लेवल को क्या होता है कि हेल्प हो जाता है, वो डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। रेशियो इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट इट इज मीन्स ऑफ अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फॉर्म प्रॉपरली। ये रेशियो एनालिसिस से क्या पता चलता है कि फॉर्म कितना स्ट्रेंथ है, फॉर्म का पोजीशन कितना स्ट्रेंथ है, मतलब मजबूत है, या कितना कमजोर है, वीकनेस है फॉर्म में। इसी को देखकर तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म को या कंपनी को लोन देते हैं कि पोजीशन कितना अच्छा है बैंक कंपनी का, तब जाके उसको लोन मिलता है। अगर स्ट्रेंथ है तो लोन अच्छी तरीके से मिल जाएगा, वीकनेस है कंपनी में या फॉर्म में तो लोन मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है। उसी प्रकार अगर आउटसाइडर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब भी वे लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक होगा कि नहीं होगा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा जाता है। अगर वीकनेस है कंपनी में, तब तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा पैसा डूब सकता है, तो ये एक रिस्क बना हुआ रहता है, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस इसी मोटिव से किया जाता है। अच्छा, यहां पर कुछ कैटेगरी वाइज रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला दिया हुआ है और साथ में कुछ उसका इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या भी है और सिग्निफिकेंस है। ये सब तुम लोग घर में पढ़ना। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है तुम्हें याद रखना है, तभी जाके एग्जाम में तुम सवाल बना पाओगे। अच्छा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, पहला कैटेगरी क्या है, शॉर्ट टर्म फिनेंशियल लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो के अंडर में करंट रेशियो, क्विक लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो। उसके बाद एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये एक नया रेशियो है, ये नहीं किए थे 12 में। उसके बाद
नेक्स्ट देखो, उसके बाद आ जाता है सॉल्वेंसी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी बोलते हैं इसे। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, मतलब वहां पे कुछ करंट एसेट, तो उसका डेफिनेशन दिया हुआ है करंट एसेट में क्या क्या आने वाला है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स आएंगे, ठीक है ना, ये दे दिया है। तो ये तुम्हें सवाल बनाने में हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, तो इसको देख लेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो, जैसे कि यहां पे एक्सटर्नल इक्विटीज और डेप्ट, इसका मतलब क्या होता है वो टर्मिनोलॉजीज में मिल जाएगा तुम्हें। अगर इन सब का डेफिनेशन पता लगाना है कि ये इक्विटी होता क्या है, डेप्ट होता क्या है, एक्सटर्नल इक्विटी है क्या, तो वो बाद में कुछ नोट्स करके दिया हुआ है, उसको देख लेना। फिर डेप्ट या टोटल फंड किसे कहते हैं, इक्विटी टोटल फंड, ये हो गया इक्विटी टू टोटल फंड रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो में इन सब का डेफिनेशन बाद में मिल जाएगा। प्रॉपर्टी रेशियो, उसके बाद देखो कौन सा रेशियो है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, और फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड रेशियो। अब इन सब का टर्मिनोलॉजीज यहां पे दिया हुआ है। देखो, एक्सटर्नल इक्विटी और डेप्ट का मतलब होता है जितने भी डेप्ट होते हैं इंस्टीट्यूट का, वो सारा, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। उसके बाद इक्विटी मतलब या इंटरनल इक्विटीज मतलब, इसका ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इसका और एक नाम है। मतलब इक्विटी को हम लोग नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड, ओन फंड, ये सारे अलग अलग नाम है लेकिन एक ही चीज है। तो ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें से लेस करके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लेस हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस से लेस होगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तब जाके जो होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर नहीं रहेगा। देखो इसमें सब कुछ है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसमें सेम चीज है, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला है। सिर्फ अगर शेयर होल्डर फंड बोलता या सिर्फ इक्विटी बोलता तब जाके वहां पे सारा लेते, लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलेगा तो प्रेफरेंस शेयर नहीं लेंगे। टोटल फंड का मतलब क्या हो गया, अगर लाइबिलिटी रूट से जाते हैं, मतलब लाइबिलिटी साइड से अगर टोटल फंड निकालना है तो ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी ये जितने भी हैं वो जोड़ देंगे, तो ये लाइबिलिटी रूट से पता चल जाएगा टोटल फंड। टोटल फंड को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अच्छा, अगर एसेट रूट से जाना है, एसेट साइड से अगर निकालना है टोटल फंड, तो क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल को जोड़ देंगे। टोटल एसेट क्या होता है, नेट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट प्लस टोटल करंट एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो एसेट को बोल रहे हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, ये सब। नेट फिक्स्ड एसेट में ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, ग्रॉस ब्लॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब एक फिक्स्ड एसेट का कॉलम होता है, मतलब हेडिंग होता है, वो सारा जोड़ के उसमें से माइनस हो जाएगा जितने डेप्रिसिएशन है वो, मतलब सारे फिक्स्ड एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस करते चलेंगे, तो वो हो गया नेट फिक्स्ड एसेट। ये समझ में आ गया। उसके बाद है कवरेज रेशियो या इनकम बेस्ड रेशियो जो होता है, कवरेज रेशियो या इनकम बेस्ड रेशियो। तो यहां पे क्या क्या है देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT, इसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, अब ये इंटरेस्ट ऑन डेप्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट में जैसे लोन लिए उसका इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। उसके बाद डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो अर्निंग फॉर डेप्ट सर्विस इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट मतलब होता है कि जो हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं उसमें कुछ प्रिंसिपल पोर्शन होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट वाला अलग से और इंस्टॉलमेंट मतलब दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, या अलग अलग दिया है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है देखो, सॉरी ये तो करंट एसेट वाला हो गया, नेक्स्ट पेज में है। उसके बाद है डिविडेंड कवरेज रेशियो, EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड। तो टर्मिनोलॉजी क्या बोल रहा है देखो,
टर्मिनोलॉजीज क्या बोल रहा है देखो, अर्निंग फॉर डेप्ट सर्विस, अर्निंग फॉर डेप्ट सर्विस, जैसे कि यहाँ पे जो भी डेफिनेशन तुम्हें ढूंढना है वो टर्मिनोलॉजीज में आके ढूंढ लेना। तो अर्निंग फॉर डेप्ट सर्विस ये हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, और इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद कौन सा रेशियो है, टर्न ओवर एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो। यहाँ पे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जितने भी टर्नओवर रेशियो है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है, और उसका नोट्स नीचे अलग से दिया हुआ है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब तुम्हें नीचे मिल जाएगा नोट में। जैसे कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2, तो क्या निकल गया, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा सारा नोट में मिल जाएगा। WIP, WIP टर्नओवर मतलब वर्किंग प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिनिश गुड्स या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग ये होता है, और जो ट्रेडर होते हैं, व्यापारी होते हैं जो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए ये होता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड परचेज होता है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये आता है। उसके बाद डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, BR मतलब बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मतलब ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और क्रेडिट सेल मतलब क्या होगा, क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न, जो रिटर्न होगा उसको माइनस करना है, तो नेट क्रेडिट सेल निकल जाएगा। उसके बाद है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, सेम नोट में मिल जाएगा सारा कुछ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और लास्ट में कुछ नोट्स है, जैसे कि ऑल द टर्नओवर रेशियो, TO मतलब टर्नओवर रेशियो, आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम, ये टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जो भी रेशियो निकलेगा उसको लिखेंगे टाइम्स। जनरली द हायर द टर्नओवर रेशियो द बेटर इट इज, मतलब जितना हायर होगा टर्नओवर रेशियो उतना बेटर होता है कंपनी का पोजीशन। इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये ऑफ है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ RM मतलब रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज, एवरेज स्टॉक को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉक मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कभी कभार क्या होता है कि कंपनी में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा, वहां पे ना बोलेगा मैक्सिमम स्टॉक मिनिमम स्टॉक इतना होता है, तो उस दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज स्टॉक पता चल जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिलेटेड टर्नओवर रेशियो, that is item 1 to 6 above can also be expressed in terms of day or month। मतलब ये जो 1 से लेकर 6 तक टर्नओवर रेशियो में 1 से लेकर 6 तक जो भी रेशियो है उसे डे या मंथ में भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 365 दिन या 12 महीना डिवाइडेड बाय जो भी टर्नओवर रेशियो है। जैसे समझ लो वर्किंग स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक ना। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 365 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ऐसे करके करना है। तो ये समझ में आ गया। इसका PDF मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप में दे दूंगा और वहां से तुम लोग नोट कर लेना। तो ये रहा तुम लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रेशियो एनालिसिस का। कुछ कितने क्वेश्चंस होंगे, 18 क्वेश्चंस हैं, इतना क्वेश्चन करने से ही हो जाएगा। तो पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बाद में क्वेश्चन 1 देखेंगे, ठीक ना। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और साथ में बोला है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे एनुअल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फॉर द ईयर एंड कमेंट भी करने बोल रहा है। रेशियो निकालना है, साथ में कमेंट करना है ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एज रिवील्ड बाय द रेशियो। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल रहा है उसको कमेंट में लिखना है।
डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, करंट रेशियो, जीपी रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये सारे रेशियो हम लोग निकालना है, साथ में कमेंट भी करना है। और ये कमेंट हो सकता है तुम लोग का एग्जाम में देगा, ठीक ना, इतना कंफर्म है कि ये कमेंट करने हो सकता दे सकता है। और एक मिसिंग फिगर का सवाल होता है जिससे हमें बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, वो एक सवाल होता है। तो ये दो टाइप का सवाल हम लोग रेशियो एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे। पहला, हमें रेशियो निकालना होगा, साथ में कमेंट करना होगा, और एक रेशियो निकाल के बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, ये दो टाइप का सवाल होता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखो, पहले हम लोगों को कौन सा रेशियो निकालना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन तुम लोग एक एक करके उतार लेना, उसके बाद सॉल्यूशन करना। पहले वीडियो को पॉज करके क्या करो, क्वेश्चन उतार लो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नीचे बनाओ। तो क्या होगा कि सामने क्वेश्चन रहने पर समझने में बहुत ही सुविधा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और उसके बाद देखो सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले 1 नंबर क्या निकालने बोल रहा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। और डेप्ट इक्विटी रेशियो लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, इंटरनल इक्विटीज या डेप्ट, एक्सटर्नल इक्विटीज और डेप्ट, इंटरनल इक्विटी और इक्विटी। इसको हम लोग सिर्फ डेप्ट बाई इक्विटी भी लिख सकते हैं, या इसको टोटल डेप्ट भी लिख सकते हैं। और इक्विटी को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, ये सब। तो कुछ भी लिख सकते हैं उस हिसाब से। तो समझ लो, यहां पे लिख दिए हम लोग टोटल डेप्ट, टोटल जितने भी डेप्ट है, डिवाइडेड बाय, जो फॉर्मूला में है वो भी लिख सकते हैं, अपने से हम बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन डेप्ट समझ में आना चाहिए। इक्विटी लिख दिए, या हम लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ये भी हो सकता है, क्योंकि इक्विटी का और एक नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। अब क्या करेंगे, यहां पे आंसर निकालना है। पहले तो यहां पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आंसर उतारना है। तो यहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लोग वर्किंग करेंगे। पहले लिखेंगे यहां पे टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट क्या क्या है वो सारा लिखना पड़ेगा। अब टोटल डेप्ट क्या क्या है देखो, टोटल डेप्ट में क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, डिबेंचर है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी डेप्ट है, और क्रेडिटर्स, ये भी डेप्ट है। टोटल डेप्ट बोला है, डेप्ट मतलब क्या, उधारी। तो डिबेंचर को पेमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिंडिकेटर्स। ठीक है, देखो क्या क्या है लिख देंगे, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी और सिंडिकेटर्स। इक्वल टू जो अमाउंट है उसे बैठाना है। डिबेंचर कितना है, डिबेंचर है 5 लाख का, प्लस बैंक ओडी 2 लाख, तो 7 लाख हो गया। और सिंडिकेटर्स कितना है, 12 लाख, 12 लाख, तो कितना हो गया, ₹19 लाख। ये हो गया टोटल डेप्ट। तो यहां पे बैठा सकते हैं हम लोग ₹19 लाख डिवाइडेड बाय, अब इसको निकालना है तो यहां पे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड कितना हो गया, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आने वाला है, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, देखो शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस जो भी लॉस है या एक्सपेंसेस है उसको लेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, पेड अप कैपिटल है, इक्विटी के प्रेफरेंस कुछ बोला नहीं है तो इसी को ले लेंगे, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी है, और कोई लॉस वगैरह यहाँ पे दिख नहीं रहा है
तो उसको हम लोग क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आया, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो पेड अप कैपिटल कितना है 15 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख इक्वल टू रुपीज 21 लाख। तो यहां पे बैठा देंगे 21 लाख। तो ये रेशियो में क्या निकला, डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, तो ये आ गया 0.90:1। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आया 0.904 ऐसे कुछ आया था। तो दो संख्या तक लेंगे, उसके बाद 1 करेंगे, ठीक ना। अब देखो इसको कमेंट करना है। अब कमेंट में क्या लिखेंगे, कमेंट पहले तो ये जानना है कि इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। स्टैंडर्ड रेशियो मतलब होता है कि जो कंपनी के लिए बेस्ट रेशियो होता है वो कौन सा है। तो इसका बेस्ट रेशियो है 1:1। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड रेशियो इज 1:1, ये लिख दिए। अब ऑब्जर्व क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व्ड रेशियो इज, और ऑब्जर्व रेशियो क्या है 0.90:1, ये रेशियो है ऑब्जर्व वाला। अब इससे क्या इंडिकेट हो रहा है वो लिखना है। लिखेंगे इट इंडिकेट्स दैट every rupee one financed by shareholders fund total borrowing is 90%। First off, temporarily it is satisfactory। अगर समझ लो कि ये 1:1 मतलब अगर हम 1 रुपया शेयर होल्डर फंड है तो हमें डेप्ट कितना करना चाहिए, 1 रुपया ही करना चाहिए। अगर 1 रुपया मेरे पास फंड है तो अगर 1 रुपया फंड है तो 1 रुपया ही अगर हम डेप्ट करते हैं तो मेरे कंपनी के लिए बेटर है। उससे अगर ज्यादा डेप्ट हो जाएगा तब खराबी है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मेरे पास जो शेयर होल्डर फंड है उसके तुलना में हमने थोड़ा कम किया है डेप्ट, और ज्यादा भी कम करना डेप्ट ये भी खराबी होता है कंपनी के लिए। तो ये सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि ज्यादा कम नहीं है, 0.1 जो है मतलब 10% डेप्ट कम है शेयर होल्डर्स फंड के तुलना में। मतलब मेरा जो फंड है उसकी तुलना में डेप्ट जो है कम ही है थोड़ा, तो ये सही है। तो इसलिए ये सेटिस्फैक्टरी हो गया, मतलब कंपनी का पोजीशन सही है। उसके बाद 2 नंबर बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने बोला है, तो 2 नंबर लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखो प्रोप्राइटरी रेशियो फंड या शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। तो लिखेंगे प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और एक बार शेयर होल्डर्स फंड निकाल लिए हैं मतलब बार बार हमें निकालने का जरूरत नहीं है। जब एक ही सवाल में एक बार निकाल लेंगे तो बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय
टोटल एसेट्स, सिर्फ टोटल एसेट निकालेंगे हो जाएगा। तो यहां पे कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ के, क्या निकालना है, टोटल एसेट निकालना है। लेकिन देखो टोटल एसेट तो मुझे पता ही है क्या है, टोटल एसेट मतलब यही सारा है ना, जोड़ के 40 लाख, तो ये भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये पता चल जा रहा है। और प्रोप्राइटर्स फंड कितना है, 21 लाख, तो प्रोप्राइटर्स फंड 21 लाख डिवाइडेड बाय ₹40 लाख टोटल एसेट, तो इसको करने से कितना आ रहा है, 5.25:1। तो यहां पे कमेंट लिखेंगे, कमेंट में क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड रेशियो पता लगाना है। इसका स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो इज 5:1 और सॉरी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई, यहां पर होगा 0.525 ऐसे होगा, यहाँ पे एक 0 कम ले लिए थे मैंने, तो यहां पर 0.525 और स्टैंडर्ड रेशियो है 0.5:1, ये स्टैंडर्ड रेशियो है 0.5:1 और 50% भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कितना परसेंट हो रहा है, तब 52.5% होगा। अगर 50% है तो 0.25 क्या होगा, 52.5%, ये हो गया स्टैंडर्ड रेशियो। अब लिखना है, लेकिन ऑब्जर्व कितना किया गया है, ऑब्जर्व्ड रेशियो इज 0.525:1, तो करीब करीब नजदीक ही है। ये क्या है, ये है 0.50 मतलब 50 और ये 0.52 मतलब थोड़ा सा हेरफेर है, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फैक्ट्री है, ये रेशियो भी क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। फर्स्ट टर्म तो क्या लिखेंगे, इट indicates that %50 of book value of total assets is financed by proprietors fund, financed by proprietors fund. First off, hence the capital structure position is good and satisfactory. फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये लिखना है, पहले लिखेंगे हम लोग, ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, सभी रेशियो का एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है, वो हम धीरे धीरे दिखाते चलेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या हो गया, 0.5:1 या 50%। मतलब अगर शेयर होल्डर फंड ₹1 है तो वहां पर 50 पैसे हम एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझ आया। अगर ₹1 अगर टोटल एसेट है तो हम शेयर होल्डर फंड कितना रख सकते हैं बिजनेस में, 50 पैसे। या हम बोल सकते हैं कि अगर 100% फिक्स्ड एसेट है तो उसका 50% क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर फंड होना चाहिए, तब जाकर
बिजनेस का पोजीशन अच्छा होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होता है, कि हमारे पास एसेट तो बहुत है लेकिन कैपिटल कम है, तब तो नहीं चलेगा ना बिजनेस ठीक से। तो एसेट जितना होगा उसका 50% क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए बिजनेस में, तभी जाके उसका पोजीशन अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 52% है, मतलब 50% से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब कंपनी का पोजीशन गुड है और सेटिस्फैक्टरी भी है। नेक्स्ट कौन सा रेशियो है, करंट रेशियो। करंट रेशियो देखेंगे तो 3 नंबर, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। थोड़ा सा जगह छोड़ लेंगे और करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालना है। तो देखो करंट एसेट कौन सा हो गया, स्टॉक हो गया, बुक डेट मतलब डेटर, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है तो करंट एसेट है, अगर लॉन्ग टर्म होता है तो वो करंट एसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोला है मतलब ये भी करंट एसेट हो गया, कैश तो करंट एसेट होता ही है। तो ये सात चार्ट हो करंट एसेट हो गया। और करंट लायबिलिटी क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, ये दो ठो करंट लायबिलिटी हो गया। तो इस सबको जोड़ के निकालना है। थोड़ा सा नीचे लिखेंगे करंट एसेट, करंट एसेट इक्वल टू लिखेंगे स्टॉक प्लस डेटर्स या बुक डेप्ट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, वो भी कौन सा शॉर्ट टर्म, प्लस कैश। कितना है, स्टॉक है 9,10,000 प्लस बुक डेप्स 12,40,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1,60,000 और कैश है 40,000। टोटल में कितना हो गया, 23,50,000। तो इसको यहां लिख देंगे 23,50,000 डिवाइडेड बाय, अब करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2 लाख प्लस $12 लाख, ठीक है, तो ये हो गया 14 लाख। तो यहां पे लिख देंगे ₹14 लाख। तो ये कितना आ रहा है, ये आ गया 1.678 है, तो इसको 8 कर देते हैं (1). ठीक है, इसको भी कमेंट करना है तो कमेंट करेंगे। पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो इज 2:1 है, मतलब अगर करंट एसेट 2 है तो करंट लायबिलिटी कितना होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए। ठीक है, अगर करंट एसेट 2 है, 2 रुपया है तो 1 रुपया करंट लायबिलिटी होगा, तभी जाके बिजनेस का पोजीशन अच्छा होता है, उसका लिक्विडिटी अच्छा होता है, फुल स्टॉप। but observed ratio is 1.68:1। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लिखेंगे इट indicates
it indicates that it is satisfactory in शॉर्ट रन। अगर शॉर्ट रन का देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि लायबिलिटी की तुलना में एसेट तो ज्यादा ही है, इसीलिए सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन ये शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन के लिए ये फायदेजनक नहीं होगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। शॉर्ट रन एंड शॉर्ट रन में इसे हम एक्सेप्टेबल भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो है जीपी रेशियो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 4 नंबर जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। और सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ में एनुअल सेल भी दिया हुआ है। अगर रिटर्न रहेगा तो रिटर्न को लेस करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न है नहीं, तो यहाँ पे बैठा देते हैं 7,44,000 डिवाइडेड बाय 74,40,000 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 10% हुआ। मतलब अगर सेल 74,40,000 होता है तो वहां पे 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और कमेंट में क्या लिखना है? जैसे स्टैंडर्ड रेशियो, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है उसे हम लोग हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में निकला है, तो स्टैंडर्ड रेशियो भी परसेंटेज में होगा, इज 20%। ये 20% जो है ये बेटर है, बट the observed ratio is 10%, which indicates that profit earning capacity is not at all satisfactory। तो 20% तो स्टैंडर्ड है, लेकिन उससे कम प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा अर्निंग कैपेसिटी जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर 20% कैपेसिटी होता तो ये सेटिस्फैक्टरी होता कि हम जितना सेल कर रहे हैं उससे 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब मेरा बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है। लेकिन 10% है, मतलब अगर स्टैंडर्ड से कम है, इसका मतलब ये प्रॉफिट अच्छा नहीं कमा रहा है, तो ये नॉट सेटिस्फैक्टरी हो गया। बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी जो है अच्छा नहीं है। तो अर्निंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है तो शेयर होल्डर को क्या नहीं मिलेगा? डिविडेंड कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर डिविडेंड नहीं मिल पाएगा शेयर होल्डर को। तो इसीलिए शेयर होल्डर इस कंपनी में कम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, 5 नंबर डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? देखो, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स
डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब। क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल पता नहीं है, डायरेक्ट एनुअल सेल दिया हुआ है, इसका मतलब इसी को हम लोग पूरा मान लेंगे क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल अलग से नहीं दिया है, कैश सेल अलग से नहीं दिया हुआ, तो यहां पे कितना हो गया 74,40,000 डिवाइडेड बाय डेटर्स कितना है 12,40,000। बिल रिसीवेबल तो है नहीं, तो कितना निकला ये 6 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो के टाइम्स में निकालते हैं। टर्नओवर रेशियो को अगर इंटरप्रिटेट करना है तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए इसका ना पेमेंट कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा। अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब डेटर से तो हम कलेक्शन करेंगे, तो कलेक्शन पीरियड निकालेंगे तभी जाके हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो 6 टाइम्स तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकल गया, इससे हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे जब तक कि डेट कलेक्शन पीरियड पता ना हो। और कलेक्शन पीरियड कैसे पता चलेगा, देखो, देयरफॉर एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 डेज और 12 मंथ डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला दिखाई देना और एक बार देख लो। देखो ये वाला, तो इससे कलेक्शन पीरियड पता चल जाएगा। और अगर क्रेडिटर होता तो पेमेंट पीरियड होता। तो यहां पे 12 मंथ्स, क्योंकि 6 टाइम्स है, अगर ये 12 से ज्यादा हो जाता है तब जाके हम डेज में कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये रेशियो अगर 12 से कम है तो मंथ में कैलकुलेट कर लो, बेटर होगा। तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स, तो कितना हो गया 2 मंथ्स। अगर डेट में निकालते, डे में निकालते, यहां पे कितना होता 60 डेज हो जाता, 2 महीना में 60 दिन, यहां पे 60 डेज हो जाता। अब इसे हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। देखो कमेंट, द कलेक्शन पीरियड of credit sales is 2 months, full stop. It is satisfactory and acceptable for better liquidity। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कलेक्शन पीरियड कम होगा तो उससे मेरा लिक्विडिटी बढ़ेगा कंपनी का। लिक्विडिटी मतलब होता है कैश, जो है कैश बेसिस में हमारा फंड वो ज्यादा होगा, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। समझ लो कि कलेक्शन पीरियड 6 महीना है, तो 6 महीने के बाद मेरे पास कैश आएगा, तो ये बेटर नहीं है। तो कलेक्शन पीरियड जितना कम होगा उतना बेटर होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। अगर ये 1 मंथ होता तो और भी बेटर होता। तो 2 मंथ सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। 6 मंथ, अगर 3 मंथ के अंदर में कोई भी कलेक्शन हो जाता है चीज तो वो सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, अगर समझ लो 6 मंथ में कलेक्शन हो रहा है तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा डिले हो जा रहा है कलेक्शन मिलने में। क्योंकि क्रेडिट सेल जब करेंगे तो कलेक्शन मिलने में जितना अच्छा जल्दी होगा तो मेरा लिक्विडिटी उतना बेटर हो जाएगा कंपनी का। तो यहां तक समझ में आया। उसके बाद लास्ट रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय
एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या होगा, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का यहां पे क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहां पर मेरा ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। और एक तरीका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, वो होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो बाकी बचा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, मतलब उसका कॉस्ट, जो भी गुड्स सेल सोल्ड किए हैं उसका कॉस्ट बच जाएगा अगर प्रॉफिट हटा देंगे तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल कितना है, 74,40,000 माइनस 7,44,000। इसको माइनस करने पर कितना आ रहा है, ₹66,96,000। ठीक है, इसको यहां बैठा देंगे 66,96,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं इस सवाल में, तो जो स्टॉक दिया हुआ है वही मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एवरेज स्टॉक हो गया। तो यहां पे लिखेंगे 9,10,000 जो स्टॉक है वही वाला एवरेज मान लेंगे उसी को। तो यहां पे कितना निकला, 7.36 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो है तो इसे टाइम्स में डिनोट करेंगे हम लोग। कमेंट लिखेंगे, तो कमेंट लिखने के लिए जब भी टर्नओवर रेशियो होता है तो कुछ पीरियड में निकालना पड़ता है, तभी जाके उसका इंटरप्रिटेशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालना है। तो देयरफॉर स्टॉक होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड इक्वल टू क्या करेंगे, एक काम करो 12 से अगर करते हैं तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 7.36 कितना होगा। तो यहां पे समथिंग आ रहा है 1.630 ऐसे कुछ आ रहा है। तो मंथ जो है इस फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहां पे ऐसे नहीं करेंगे। जब भी पॉइंट पे रहेगा, जैसे कि अगर यहां पे 6 होता तो आराम से करता, राउंड फिगर में आता, तो राउंड फिगर में आएगा तो हमेशा मंथ में करेंगे। अगर यहाँ पे 4 होता तब भी राउंड फिगर में होता। अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको डेज में निकाल लो, क्योंकि ये पॉइंट का मतलब ही होता है कुछ डेज में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 365 डेज डिवाइडेड बाय 7.36 इक्वल टू कितना होगा, देखो ये आ गया 49.59, मतलब 49 दिन और आधा दिन एक। ठीक है, तो ये पता चल गया इतना डेज। अब देखो इंटरप्रिटेशन होगा इसका, मतलब कमेंट करेंगे। कमेंट में क्या लिखना है, द एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड इज 49.59 days, which is reasonable for short period. शॉर्ट पीरियड के लिए ये रीजनेबल है, एंड इट रिक्वायर्स for
इम्प्रूवमेंट, और इसके इम्प्रूवमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट है। इम्प्रूवमेंट इन लॉन्ग रन, अगर तुम्हें लॉन्ग रन में कंपनी को रन करना है तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। 365 दिन में इतना का स्टॉक होल्डिंग पीरियड, तब क्या हो रहा है, कंपनी शॉर्ट रन के लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं है। लॉन्ग रन में ज्यादा समय के लिए स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, नहीं तो मटेरियल खत्म हो जा रहा है जल्दी और इससे प्रोडक्शन रुक सकता है, ठीक ना। लॉन्ग रन में इंप्रूवमेंट जरूरी है। तो ये सवाल समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।